हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 में हम पृष्ठीय रसायन वाला अध्याय पढ़ रहे थे। आज हम इसमें पढ़ेंगे कुलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। तो आज का हमारा टॉपिक है कुलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। देखिए, कुलाइडी विलयन के अंदर कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। तो किसी कुलाइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थों की अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में पृथक करने की क्रिया। किसी कुलाइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ की अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में पृथक करने की क्रिया, इसे कहा जाता है कुलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। अब हम इसे उपयुक्त मात्रा में क्यों कह रहे? 100% अगर अशुद्धियों को हटाया जाए तो ऐसी अवस्था में कुलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण हो सकता है, यानी कुलाइडी अवस्था नष्ट हो जाती है। क्योंकि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ कुलाइडी कणों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। विद्युत अपघट्य के विशेष प्रकार के आयनों को कुलाइडी कणों के द्वारा अधिशोषित किया जाता है, जिससे सभी कुलाइडी कणों पर एक समान प्रकार का आवेश पाया जाता है। और समान प्रकार के आवेश के कारण से कुलाइडी कण आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं है और कुलाइडी अवस्था स्थायी बनी रहती है। अगर हम अशुद्धियों को पूर्णतः हटाने का प्रयास करेंगे तो कुलाइडी कणों का आवेश समाप्त हो जाएगा, और अगर कुलाइडी कणों का आवेश समाप्त हो जाता है तो ऐसी अवस्था में कुलाइडी अवस्था नष्ट हो जाएगी। तो इसके कारण से अशुद्धियों को हटाया तो जाता है, लेकिन एक उपयुक्त सीमा तक ही अशुद्धियों को हटाया जाता है। तो किसी कुलाइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ की अशुद्धियों को उपयुक्त सीमा तक पृथक करने की क्रिया, इसे हम कहते हैं कुलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। अब कुलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के लिए हमारी पहली विधि आती है अपोहन विधि। अपोहन का दूसरा नाम होता है डायालिसिस। अपोहन विधि जो है, इस विधि में हम कुलाइडी विलयन का उपयुक्त झिल्ली में से विसरण कराते हैं। कुलाइडी विलयन को चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बने हुए थैले में लटकाया जाता है और इस थैले को बहते हुए पानी में रखा जाता है। थैले को बहते हुए पानी में लटका दिया जाता है। ये बहता हुआ पानी होगा, यहां पर एक ओर से पानी इसके अंदर प्रवेश करता है और एक ओर से पानी इसमें से बाहर निकलता है। तो बहते हुए पानी में हम जो है इसको लटकाएंगे। इसके अंदर भरा होता है कुलाइडी विलयन, और ये आपका है चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बना थैला। इस चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बने हुए थैले में कुलाइडी विलयन को भरा जाता है और कुलाइडी विलयन को भर करके लटका दिया जाता है बहते हुए पानी में। तो इससे क्या होता है कि जो कुलाइडी विलयन के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थों की या अन्य पदार्थों की अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धि के कणों का विसरण होता है। कुलाइडी कण तो आकार में बड़े होते हैं और कुलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण से कुलाइडी कणों का झिल्ली में से विसरण संभव नहीं होता। कुलाइडी कण आकार में बड़े होते हैं और बड़े आकार के कारण से कुलाइडी कणों का झिल्ली में से विसरण नहीं हो पाता। लेकिन जो अन्य प्रकार के कण हैं, अशुद्धियों के कण हैं, उनका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है और छोटे आकार के कण जो है विसरित होते हैं।
विसरण की क्रिया में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अंदर अशुद्धियों की सांद्रता है उच्च और बाहर सांद्रता है, प्रारंभ में सांद्रता होगी 0। तो इसके कारण से अशुद्धियों के कण तेज गति से जो है बाहर की तरफ आएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, कोलाइडी विलयन जो होगा वो अशुद्धियों से मुक्त होता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बाहर जो है अशुद्धियां आती जाएंगी, सांद्रताओं का अंतर कम होता जाएगा। अंतर कम होने के साथ विसरण की गति में भी कमी आती है। तो विसरण की गति को नियमित बनाए रखने के लिए पानी को बहती हुई अवस्था में लेते हैं, अशुद्धि युक्त पानी को बाहर निकालते रहते हैं और ताजे पानी को लगातार डालते रहते हैं, जिससे कि विसरण की गति बहुत ज्यादा धीमी ना होने पाए। तो विसरण की गति को बनाए रखने के लिए पानी को बहती हुई अवस्था में लिया जाता है। तो अपोहन क्या है, किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को चर्मपत्र या जांतव झिल्ली की सहायता से विसरित करा करके पृथक करने की क्रिया, इस क्रिया को नाम दिया जाता है अपोहन। और यह क्रिया चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। जब मनुष्य की किडनी काम करना बंद कर देती है या किसी बीमारी के कारण से किडनी जो है सही प्रकार से काम नहीं कर पा रही होती है, तो ऐसी अवस्था में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो अपोहन क्रिया के माध्यम से ही कराया जाता है। तो रक्त का कृत्रिम रूप से जो शुद्धिकरण है वो अपोहन क्रिया के माध्यम से संपन्न कराया जा सकता है। तो यह है अपोहन की क्रिया। एक बेटा इसी प्रकार की एक और क्रिया होती है, इसमें दूसरी क्रिया आती है विद्युत अपोहन। अब ये विद्युत अपोहन क्या होता है? देखिए, सामान्य अपोहन एक धीमी गति से चलने वाली क्रिया है। सामान्य अपोहन एक धीमी गति से चलने वाली क्रिया होती है। यदि हम इस अपोहन की क्रिया को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में संपन्न कराएं, कैसे? ये पूरा सारा कुछ ऐसा ही रहेगा, केवल हमें यहां पर जो है इलेक्ट्रोड लगा देने हैं। इसमें हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एनोड और कैथोड। जब इसमें इलेक्ट्रोड लगा करके धारा प्रवाहित की जाती है तो जो अशुद्धियों के कण होते हैं, विद्युत अपघट्य की अशुद्धियों के जो कण हैं, आपके ऋणावेशित कण जो होंगे, ऋणावेशित अशुद्धियों के कण जो होंगे वो तो तीव्र गति से आएंगे एनोड की ओर, और धनावेशित अशुद्धियों के जो कण होंगे वो तीव्र गति से आएंगे कैथोड की ओर। यानी जो अशुद्धियां होंगी वो तीव्र गति से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करना प्रारंभ कर देंगी। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये होता है कि अपोहन की गति जो होती है वो पहले की तुलना में तीव्र हो जाती है। परंतु इस विधि की एक सीमा है। सीमा क्या है? इसकी सीमा है कि विद्युत अपघट्य की अशुद्धियों पर तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, विद्युत अपघट्य की अशुद्धियों पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो अणु, उदासीन अणुओं की जो अशुद्धियां होती हैं, जिन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, आवेश रहित कण जो होंगे, उनकी गति पर इस विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी वो अशुद्धियां तो अपनी साधारण अपोहन वाले तरीके से ही बाहर निकलेंगी। तो इस तरह से अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ की अशुद्धियों को ही हम दूर करना चाह रहे हैं, तो उस अवस्था में विद्युत अपोहन की विधि जो होती है वो एक उपयुक्त विधि का काम कर सकती है, जिसमें समय की भी बचत होती है। साधारण अपोहन में और विद्युत अपोहन में मुख्य अंतर क्या है? साधारण अपोहन धीमी गति से होता है, विद्युत अपोहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। साधारण अपोहन में हम विद्युत क्षेत्र का प्रयोग नहीं करते, विद्युत अपोहन की क्रिया में हम विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। साधारण अपोहन की क्रिया आपके विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य दोनों प्रकार की अशुद्धियों पर समान रूप से प्रभावी होती है। विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य दोनों प्रकार की अशुद्धियों पर समान रूप से प्रभावी होती है, लेकिन जो विद्युत अपोहन की क्रिया है ये केवल आपकी विद्युत अपघट्य पदार्थों की अशुद्धियों पर ही प्रभावशाली रह पाती है। तो ये जो है आपका साधारण अपोहन और विद्युत अपोहन की विधि का अंतर हुआ।
इसके बाद में आता है तीसरी विधि आती है इसकी, अति सूक्ष्म निस्यंदन या अति सूक्ष्म फिल्टरन। फिल्टरन मतलब, ये फिल्टरन या निस्यंदन का मतलब होता है छानना, छानने की क्रिया, छान करके कुलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किया जाए। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कि जो साधारण फिल्टर पत्र होता है, साधारण फिल्टर पत्र जो है वो कुलाइडी कणों को नहीं रोक सकता। साधारण फिल्टर पत्र में जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों का आकार बड़ा होता है और छिद्रों के बड़े आकार के कारण से कुलाइडी कण सरलता से उसमें से आर पार निकल जाते हैं। तो साधारण फिल्टर पत्र के द्वारा हम किसी कुलाइडी विलयन को नहीं छान सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक विशेष प्रकार के फिल्टर पत्र की आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर या अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र। अल्ट्रा फिल्टर पेपर या अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र। अब इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर की सहायता से हम कुलाइडी विलयन को छानते हैं। अच्छा, यदि ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम साधारण फिल्टर पेपर को भी अल्ट्रा फिल्टर पेपर में चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? साधारण फिल्टर पेपर को सबसे पहले डाला जाता है आपके जिलेटिन में या कोलोडियन में। जिलेटिन का विलयन या कोलोडियन, उन दोनों में से किसी एक पदार्थ के विलयन में आप साधारण फिल्टर पेपर को डालेंगे और जब फिल्टर पेपर को आप कोलोडियन या जिलेटिन के विलयन में डालते हैं तो जिलेटिन के जो कण हैं वो कण फिल्टर पेपर के छिद्रों पर जाकर के जमा हो जाते हैं और जब जिलेटिन के कण फिल्टर पेपर के छिद्रों पर जमा होंगे तो फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है। अब जब हम किसी कागज को पानी में डालें, किसी तरल पदार्थ में डालते हैं तो कागज गल जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में कागज को मजबूती प्रदान करने के लिए हम इस जिलेटिन में से निकाल करके इसको डालते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में। फॉर्मेल्डिहाइड विलयन कागज को वापस कड़ा बना देता है, मजबूत बना देता है और फॉर्मेल्डिहाइड में से निकाल करके हम जो है इसको सुखा देते हैं और सुखाने के बाद हमारा जो फिल्टर पेपर होता है वो छानने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें करना क्या है? अति सूक्ष्म निस्यंदन के लिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर या अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र लेना और उसको हम जो है उसकी सहायता से हम कुलाइडी विलयन को छानेंगे। जब कुलाइडी विलयन को छाना जाता है इस प्रकार से कीप में, तो जितना भी परिक्षेपण माध्यम होगा वो तो आ जाएगा छन करके नीचे और ये है आपका फिल्टर पेपर, अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र। अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र के द्वारा हम छानते हैं तो जो कुलाइडी कण होंगे वो कुलाइडी कण आपके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। अशुद्धि वाला परिक्षेपण माध्यम नीचे आ जाएगा, परिक्षेपण माध्यम के साथ साथ अशुद्धियां भी नीचे आ जाती हैं। अब हम ये जो कुलाइडी कण जो ऊपर इकट्ठे हुए हैं इन कुलाइडी कणों को किसी स्वच्छ परिक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे, अशुद्धि रहित परिक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे और अशुद्धि रहित परिक्षेपण माध्यम में मिला करके हम शुद्ध कुलाइडी विलयन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस विधि की एक सीमा है। ये विधि जो है द्रव स्नेही कुलाइडों पर ही काम कर सकती है, द्रव विरोधी पर काम नहीं करेगी। कारण आपने पहले भी पढ़ा है कि जो द्रव स्नेही कुलाइड होते हैं वो उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, यानी कुलाइडी कणों को एक बार हमने विलयन से अलग किया, दोबारा परिक्षेपण माध्यम में डाला तो दोबारा से कुलाइडी अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। कुलाइडी कणों को माध्यम से अलग कर दिया छान करके और फिर दोबारा माध्यम में डालेंगे तो दोबारा कुलाइडी अवस्था आ जाएगी। लेकिन जो द्रव विरोधी कुलाइड होते हैं वो इस प्रकार की क्रिया को प्रदर्शित नहीं करते, वो अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं
एक बार अगर उनके कुलाइडी कण पृथक हो गए तो दोबारा से कुलाइडी अवस्था किसी भी हालत में नहीं आती। तो इसके कारण से जो है ये जो विधि है, ये विधि केवल द्रव स्नेही कुलाइडों के शुद्धिकरण के लिए ही प्रयुक्त हो सकती है। अब इसमें हमने अभी बताया आपको अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर को बनाने की क्रिया। अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर को बनाने के लिए साधारण फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं। साधारण फिल्टर पेपर को आप जिलेटिन में या कोलोडियन में, कोलोडियन भी एक तरह का विलयन होता है, सेलुलोज से बना होता है, जिसमें नाइट्रोसेलुलोज को एथेनॉल और ईथर में विलय करके बनाया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज को एथेनॉल और ईथर के मिश्रण में विलय करके बनाया जाता है। उसके अंदर आप साधारण फिल्टर पेपर को डालेंगे तो जिलेटिन में डाला तो जिलेटिन के कण जमा हो जाएंगे, और नाइट्रोसेलुलोज के विलयन में यानी कोलोडियन में डाला है तो कोलोडियन के कण जो होंगे फिल्टर पेपर के छिद्रों पर जाकर जमा होंगे। इसके कारण से फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है, और जब ऐसे फिल्टर पेपर को आप जो है फॉर्मल्डिहाइड में डालते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड जो है फिल्टर पेपर को पुनः मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। फॉर्मल्डिहाइड फिल्टर पेपर को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है, और इस प्रकार से आपका जो फिल्टर पेपर होता है वो मजबूत हो जाता है, छानने के लिए तैयार हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम नाम देते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन या अति सूक्ष्म फिल्टर। तो ये बेटा आपके कुलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की क्रिया थी। अब इसके बाद में अगला टॉपिक आता है इसका कुलाइडी विलयनों के गुणधर्म। अब बेटा इसके बाद में हमारा अगला इसका बिंदु आता है कुलाइडी विलयनों के गुणधर्म। देखिए कुलाइडी विलयनों के गुणधर्मों में सबसे पहला गुणधर्म आता है इसका विषमांगी प्रकृति। देखिए कुलाइडी विलयनों की जो प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति को हम विषमांगी प्रकृति कहते हैं, और विषमांगी प्रकृति को कहने का कारण होता है कि कुलाइडी विलयनों के अंदर दो प्रकार की प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दो भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं की मौजूदगी के कारण से कुलाइडी विलयनों की प्रकृति को हम जो है विषमांगी प्रकृति कह सकते हैं। तो पहला इसका पहली विशेषता रही यहाँ पर विषमांगी प्रकृति। फिर बेटा दूसरी विशेषता आती है स्थायित्व। आपके जितने भी कुलाइडी विलयन होते हैं, कुलाइडी विलयनों में स्थायित्व पाया जाता है, और स्थायित्व का कारण होता है, स्थायित्व के दो कारण होते हैं बेटा। एक कारण तो होता है कुलाइडी कणों का आवेश। स्थायित्व का कारण है कुलाइडी कणों का आवेश। किसी कुलाइडी विलयन में समस्त कुलाइडी कणों पर एक समान प्रकार का आवेश होगा। या तो सभी कणों पर धनावेश पाया जाता है या फिर सभी कणों पर ऋणावेश पाया जाता है। तो जब सभी कणों पर एक समान प्रकार का आवेश होगा तो ऐसी स्थिति में कण किसी भी प्रकार से एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, कुलाइडी विलयन का अवक्षेपण नहीं होगा। तो आवेश की मौजूदगी कुलाइडी विलयनों को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा होता है ब्राउनी गति। कुलाइडी विलयनों में कुलाइडी कण निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, और इस टेढ़ी मेढ़ी गति को हम नाम देते हैं ब्राउनी गति।
और इस ब्राउनी गति के प्रभाव से कुलाइडी कण इकट्ठे नहीं हो पाते, नीचे की तरफ पैंदे की तरफ बैठ नहीं पाते। तो कुलाइडी विलयनों में जो कुलाइडी कण उपस्थित होता है उसमें ब्राउनी गति होती है, और ब्राउनी गति कुलाइडी विलयनों को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करती है। हालांकि कुछ बड़े आकार के जो कुलाइडी कण होते हैं, वो बड़े आकार के कुलाइडी कण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीरे धीरे नीचे बैठना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जो छोटे कुलाइडी कण होते हैं वो निरंतर गतिशील बने रहते हैं। उन पर पाया जाने वाला आवेश उन कुलाइडी कणों की गति कुलाइडी विलयनों को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करती है। फिर बेटा आती है तीसरी विशेषता, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुलाइडी कणों में पर्याप्त पृष्ठ होता है। कुलाइडी कणों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पर्याप्त होता है, और पर्याप्त मात्रा में पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण से कुलाइडी कणों की अधिशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। कुलाइडी कण अच्छे अधिशोषक होते हैं, और इनका अच्छा अधिशोषक होने का जो गुणधर्म होता है वो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रभाव से होता है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के अधिक होने के कारण से कुलाइडी कण जो है एक अच्छे अधिशोषक पदार्थ का कार्य कर सकते हैं। तो ये बेटा तीसरा गुणधर्म आ गया इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, कुलाइडी विलयनों का रंग। देखिए जितने भी कुलाइडी विलयन होते हैं सभी कुलाइडी विलयन रंगीन प्रकृति के होते हैं। किसी न किसी प्रकार का रंग जो है कुलाइडी विलयनों में पाया जाता है, और कुलाइडी विलयनों में रंगों का कारण होता है कि जब किसी कुलाइडी विलयन पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें पाया जाने वाला कुलाइडी कण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है, और कुलाइडी कणों के द्वारा जिस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है उसी रंग में आपको कुलाइडी विलयन भी दिखाई देता है। जब किसी कुलाइडी विलयन पर प्रकाश पड़ता है तो कुलाइडी कण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश में से कुछ विशेष तरंगों का प्रकीर्णन करते हैं, और उन विशेष रंग की तरंगों के प्रकीर्णन के कारण से कुलाइडी विलयनों में आपको रंग दिखाई देता है। जिन विशेष रंग की तरंगों का प्रकीर्णन किया जाता है उन्हीं विशेष रंगों में आपका कुलाइडी विलयन दिखाई देता है। जैसे आकाश का नीला रंग दिखना, आपका गहरे पानी का नीला दिखाई देना, ये सब जो है आपके इनके अंदर पाए जाने वाले कुलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव से होता है। और सामान्यतः नीले रंग की तरंगों का जो प्रकीर्णन होता है वो अधिक मात्रा में होता है, और नीले रंग की तरंगों का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में होने के कारण से कुलाइडी विलयन जो होते हैं, प्राकृतिक कुलाइड जो होते हैं, वो सामान्यतः नीले रंग के दिखाई देते हैं। आकाश का नीला रंग हो गया, गहरे पानी का नीला रंग हो गया, तो ये सब जो है नीले रंग की तरंगों के प्रकीर्णन के प्रभाव से होता है। फिर बेटा इसके अलावा जो है कुलाइडी कणों का स्वयं का जो आकार होता है वो आकार भी जो है रंग पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे चांदी का कुलाइडी विलयन, चांदी का कुलाइडी विलयन अगर कण का आकार 6 × 10⁻⁻5 मिलीमीटर है तो कुलाइडी विलयन आपको दिखता है पीला नारंगी। और अगर इन्हीं कणों का आकार 9 × 10⁻5 मिलीमीटर हो तो यही विलयन लाल नारंगी हो जाता है। पदार्थ तो एक ही है, यहां भी पदार्थ चांदी है, यहां भी पदार्थ चांदी है। फिर अंतर क्यों आ रहा है? अंतर का कारण है कणों का आकार।
कुलाइडी कण जो है अपने व्यास के लगभग बराबर वाली तरंग दैर्घ्यों का प्रकीर्णन करते हैं। कुलाइडी कण छोटा है, छोटी तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन करेगा। कुलाइडी कण का आकार बढ़ता जाता है, उसके साथ साथ प्रकीर्णित होने वाली तरंग दैर्घ्य भी बढ़ती चली जाती है। क्लियर दिख रहा है? साइज छोटा है, पीले नारंगी रंग का प्रकीर्णन, साइज बढ़ गया, लाल नारंगी रंग का प्रकीर्णन। तो कुलाइडी कण का आकार परिवर्तित होने के साथ साथ प्रकीर्णित तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाती है, और प्रकीर्णित तरंग दैर्घ्य के परिवर्तन के साथ साथ कुलाइडी विलयन जो है उसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है।